पिछले क्लासेस में भी, कि जो मॉलिक्यूल्स अगर एक रेंज में पढ़ते हैं लेकिन अगर उनका शेप और इंटेंसिटी डिफरेंट होती है पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के लिए, तो यू कैन डिस्टिंग्विश बोथ ऑफ देम। कुछ चीजें डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की वजह से, कंजुगेशन की वजह से, स्ट्रेन की वजह से और स्टेरिक इफेक्ट की वजह से, जिसको हम लोग एक एक करके पर्टिकुलर कंपाउंड को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग ने कल एल्केन देख लिया था, एल्कीन्स देख लिया था, एल्काइंस देख लिया था, और उनके सिमेट्रिक और स्ट्रेचिंग और बेंडिंग वाइब्रेशंस कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, आउट ऑफ प्लेन कहाँ पे होता है, किसका बहुत ज्यादा इंटेंस होता है, किसकी इंटेंसिटी कम होती है, सी डबल बॉन्ड सी अगर है तो ट्रांस और सिस में कैसे डिफरेंस करेंगे ये देख लिया था। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें सिमेट्रिकल एल्कीन और अगर एसिमेट्रिकल है तो उसके बारे में पढ़ लिया था। कंजुगेशन इफेक्ट के बारे में पढ़ लिया था कि अगर कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है तो ऑब्वियसली अगर सिंगल बॉन्ड जैसे सी डबल बॉन्ड ओ है वो कंजुगेशन में इन्वॉल्व हो रहा है तो सीओ पार्शियल सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर रखने लगेगा रेजोनेंस की वजह से, कंजुगेशन की वजह से, एंड बाय विच कि आपकी जो के की वैल्यू है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, और के की वैल्यू कम हो जाने की वजह से आपका जो फ्रिक्वेंसी है वो लोअर शिफ्ट की तरफ मूव कर जाती है। अब हम लोग ने जहां पे छोड़ा था कि अगर इंडोसाइक्लिक बॉन्ड है तो मतलब अगर इंटरनल डबल बॉन्ड है तो क्या इफेक्ट पड़ता है। पिछले क्लास में ये भी डिस्कस हुआ था कि जो आपको पता है कोई भी मॉलिक्यूल अगर आईआर शो करता है तो वो बेसिकली इस पे भी डिपेंड करता है कि जो मोड ऑफ वाइब्रेशन है उसमें उसकी एक्सिस क्या है। एक्सिस हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो जो मोड ऑफ वाइब्रेशंस आपके हैं ये मोड ऑफ वाइब्रेशंस आपके फिजिकल में है, मैंने जैसे बताया था बहुत ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करूंगी, लेकिन हाँ जिस जिस मॉलिक्यूल का इंपॉर्टेंट होगा और वो आपके स्ट्रक्चर इलुसिडेशन में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में यूज होगा हम वहां पे डिस्कस करेंगे। जैसे ये मॉलिक्यूल्स अब हम लोग पढ़ रहे हैं रिंग साइज पे क्या इफेक्ट पड़ता है इंटरनल डबल बॉन्ड। तो जैसे जैसे हम रिंग साइज यहाँ पे जो डायग्राम दिया है वहां पे रिंग साइज घट रही है, तो अगर रिंग साइज घटती है तो जो वैल्यू है आईआर की वो 1650, 1646, 1611, 1566, मतलब आपको साइक्लोब्यूटीन के केस तक तो दिखता है कि साफ साफ आपकी रिंग साइज जैसे जैसे डिक्रीज कर रही है वैसे वैसे स्ट्रेन की वजह से आपकी जो वैल्यू है वो घट रही है। ठीक है, लेकिन एकाएक ये जो आपका है ये आप स्ट्रेन की वजह से रीजन नहीं देते हैं, आप देते हैं बॉन्ड एंगल की वजह से। जो इंटरनल बॉन्ड एंगल है जैसे जैसे 90 डिग्री के लगभग पहुंच रहा है इसकी वैल्यू आपकी आईआर सिग्नल की कम हो रही है, जबकि एकाएक जो साइक्लोप्रोपीन आप देख रहे हो उसमें इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। क्या कोई भी इसका रीजन बता सकता है? डबल बॉन्ड स्ट्रांगली कपल्ड है। मैम कॉन्जुगेशन के कारण साइक्लोहेक्सीन में उसका वैल्यू बढ़ जाता है। बेटा साइक्लोहेक्सीन में कंजुगेशन कैसे होगा? कंजुगेशन के लिए आपको पी ऑर्बिटल्स चाहिए ना मैम, बॉन्ड एंगल के वजह से, मतलब एंगल के वजह से। बॉन्ड एंगल की वजह से वैल्यू घट रही है। हाँ बट इसमें आने से फिर से बोलिए बेटा, आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं है। देखिए मैम हम कह रहे थे बॉन्ड एंगल की वजह से ही हो रहा है। हाँ तो इसीलिए तो मिनिमम पहुंच रहा है ना, कम होता जा रहा है 90 डिग्री तक। जो साइक्लोब्यूटीन में 90 डिग्री है वो कम होता जाता है, लेकिन साइक्लोप्रोपीन के केस में बढ़ जा रहा है। ठीक है, क्योंकि जो एंगल जबकि 60 डिग्री हो रहा है तब भी जैसे रूपम ने बताया क्योंकि साइक्लोप्रोपीन में जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड से
स्ट्रांगली कपल्ड हो जाता है। तो जो आपका CC सिंगल बॉन्ड वाइब्रेशन है वो भी एड अप हो जाती है और आपके IR सिग्नल बढ़ जाता है। ठीक है, ये आपका इस बेसिकली ये जो दिया हुआ है इसमें एक्सप्लेनेशन पावे में बहुत ब्यूटीफुल ढंग से दिया हुआ है। तो आपका मेन रीजन क्या है कि जो साइक्लोप्रोपीन है उसके केस में जो C डबल बॉन्ड C होता है वो CC सिंगल बॉन्ड के साथ में कपल करता है, स्ट्रांगली कपल करता है, जिसकी वजह से एक अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज हो जाती है फ्रिक्वेंसी। जबकि जैसे जैसे आपने देखा कि साइक्लिक कंपाउंड में वो बॉन्ड एंगल के इतने ज्यादा सेंसिटिव होते हैं कि जैसे जैसे हम डिक्रीज करते हैं उसका जो एंगल है वो डिक्रीज करता है, उसकी वैल्यू घटती जाती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है साइक्लोप्रोपीन में, ये ध्यान रखेंगे। किस वजह से? स्ट्रेन की वजह से। अगर बोलेंगे तो वो आंसर गलत होगा, क्योंकि स्ट्रेन की वजह से आपने देखा कि एंगल जैसे जैसे कम हो रहा था वैसे वैल्यू आपकी कम हो रही थी। लेकिन अगर आप साइक्लोप्रोपीन पे पहुंचते हैं एकाएक वैल्यू बढ़ जाती है, जिसका रीजन है स्ट्रांगली कपल्ड CC सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब 90 डिग्री जैसे आपने देखा कि जैसे जैसे होता क्या है आपका बेसिकली कपलिंग, ये जो हम बोल रहे हैं बार बार कि कपल्ड हो रहा है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे आपको ये डायग्राम बना करके समझाया है। देखिए इस डायग्राम में ये कहना चाह रहे हैं, ये मैं पाविया से पढ़ा रही हूँ आपको। ये जो आपको C डबल बॉन्ड C दिया हुआ है, साइक्लोब्यूटीन के केस में आपका जो वैल्यू है वो कितना है? आपका 90 डिग्री। ठीक है, अब अगर एंगल 90 डिग्री से बढ़ जाए तो जो CC सिंगल बॉन्ड स्ट्रेचिंग है वो दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर जाती है। ये बड़े मॉलिक्यूल्स के लिए है। CC सिंगल बॉन्ड स्ट्रेचिंग जो है वो जब दो कंपोनेंट में रिजॉल्व की तो उसका जो डायरेक्शन है जैसे आप देख रहे हो, C डबल बॉन्ड C के डायरेक्शन में है और C सिंगल बॉन्ड C के डायरेक्शन में है। किस केस में? जिस केस में आपका 90 डिग्री है, मतलब साइक्लोब्यूटीन के केस में। लेकिन जहां पे उसकी वैल्यू 120 डिग्री हो गई, उस केस में आपका क्या है? उस केस में आपका 120 डिग्री होने की वजह से जो CC सिंगल बॉन्ड स्ट्रेच है उसका डायरेक्शन डिफरेंट हो जाता है। ये आपको दिख रहा है, कंपोनेंट पता है आपको? मेरी एम आई ऑडिबल? यस मैम। ठीक है, हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? IR सिग्नल। IR सिग्नल किस वजह से होते हैं? किस वजह से होते हैं? बोलिए। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की वजह से ना, ये दिस इज अ वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें वाइब्रेशन हो रहा है बॉन्ड्स में, मतलब जो मोड ऑफ वाइब्रेशन है वो चेंज हो रहा है। और आपने देखा कि क्यों चेंज होता है पहली क्लास में, कि डायपोल मोमेंट फंक्शन ऑफ टाइम चेंज करता है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी पढ़ के रखी है, पढ़ के रखी है? व्हाट जी इज मैम। दैट? क्या होता है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी? जिसका दिशा और परिणाम दोनों निश्चित हो, वेक्टर होगा जिसका दिशा निश्चित हो, दिशा अनिश्चित हो और परिणाम निश्चित हो, वो स्केलर होता है। ओके, और कोई बताएंगे? मैम स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। हाँ, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इट विल हैव अलोंग विथ मैग्नीट्यूड, मतलब अमाउंट मैग्नीट्यूड रखने के साथ साथ में ये डायरेक्शन भी रखेगी। और जब डायरेक्शन रखेगी तो ऑब्वियसली यू कैन रिजॉल्व। आपको पता है जब आपने पढ़ते हो कि कोई भी चीज अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन पे है तो 90 डिग्री पे उसको आप रिजॉल्व करते हो। ये वेक्टर में पढ़ा होगा आप लोगों ने। जी मैम। क्या बोल रहे हो बेटा? नहीं समझ सुन पाई? अभी किसी ने कुछ बोला था, मैं नहीं सुन पाई, फिर से रिपीट कर दे प्लीज।
ओके, तो यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं कि जब 90 डिग्री है तो देखिए उसका डायरेक्शन उसी डायरेक्शन के ऊपर है, सी डबल बॉन्ड सी का भी की तरफ है और सी सिंगल बॉन्ड सी की तरफ है। दिख रहा है सबको इस चीज में कोई प्रॉब्लम? क्या बात है, आज रेस्पॉन्स थोड़े कम आ रहे हैं, समझ नहीं आ रही है चीज? देखिए ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन दोनों बॉन्ड के ही डायरेक्शन पे है, बस यही बता रही हूँ आप लोगों को, जो इस डायग्राम में दिया हुआ है वही बता रही हूँ। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस मैम। ठीक है ना? तो जो वाइब्रेशन, हाँ, जो ये मोड वाइब्रेशन मोड है ये ऑर्थोगोनल है ना, और उसी डायरेक्शन में है, क्योंकि आप जब रिजॉल्व करते हो तो उसी डायरेक्शन में होता है। अब अगर इसको आप रिजॉल्व करोगे तो वो भी तो 90 डिग्री ही होगा, तो उसका डायरेक्शन तो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये दिखा रहा है साफ साफ कि अगर कंपोनेंट्स ए और बी आप करते हो तो जो सीसी स्ट्रेचिंग वेक्टर होता है उसका जो कंपोनेंट है ए, दोनों एक दूसरे पे लाई करेगा, कपल होगा, हाई फ्रिक्वेंसी एब्जॉर्प्शन। ठीक है, साइक्लोप्रोपीन में सिमिलर पैटर्न होता है जिसकी वजह से एंगल कम हो जाती है, होना चाहिए। क्यों? एंगल कम है ना साइक्लोप्रोपीन का। साइक्लोप्रोपीन में कितना एंगल होता है? 60 डिग्री 90 डिग्री 60 डिग्री। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये एनोमली क्यों हुई, समझ में आ गया? अब साथ में एक इंफॉर्मेशन और है यहाँ पे कि अगर बाईसाइक्लिक ग्रुप है, साइक्लोहेक्साइल के साथ, साइक्लोहेक्सीन के साथ में एक साइक्लोहेक्सेन ग्रुप भी लगा हुआ है, तो ये जो इंडो बॉन्ड है वो फ्यूजन में है, दो रिंग के साथ में है। ठीक है, तो क्या होता है कि इसका जो अमाउंट है, इसका जो वैल्यू है आईआर की, वो घट जाती है। ठीक है, कैसे घटी? जब आपका साइक्लोब्यूटीन था उसके केस में वैल्यू जो थी फ्रीक्वेंसी की वो 1650 पर सेंटीमीटर थी, जबकि ये जो आपका मॉलिक्यूल है जो फ्यूज करके बना है, आपका फ्यूज जहां से है वहीं पे डबल बॉन्ड है, उस केस में आपकी आईआर की वैल्यू कम हो गई है, ये 1611 पर सेंटीमीटर। ठीक है, रिंग फ्यूजन के टाइम की जगह पे तो जो एब्जॉर्प्शन है वो मूव कर गया है, साफ साफ आपको दिख रहा है, राइट साइड में। और वो क्यों हुआ है कि अगर आपका, और ये होता क्या है कि जैसे जैसे आप एक एक कार्बन रिमूव करते जाएंगे रिंग से, वैसे वैसे वैल्यू आपकी राइट साइड में शिफ्ट करती जाएगी। ठीक है, बढ़ती जाएगी और सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होगा अगर आप इस रिंग पे कोई भी एल्काइल ग्रुप लगा दे। तो एल्काइल ग्रुप लगा देंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो क्या होगा, आपकी जो वैल्यू है वो देखिए कितनी ज्यादा बढ़ जाती है, 1656 से सीधे 1788 हो गई, और एक आर लगा दिए तो 1788 से 1883 हो गई। उसी तरीके से साइक्लोब्यूटीन में देख लीजिए, उसकी भी वैल्यू सिग्निफिकेंट अमाउंट बढ़ गई है। इसके बाद आप पेंटेन में, साइक्लोपेंटीन में देख लीजिए, साइक्लोहेक्सीन में देख लीजिए, सबकी वैल्यू क्या है आपका, जैसे जैसे एक एक अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूशन हो रहा है वैसे वैसे आपकी वैल्यू ऑलमोस्ट 20 to 30 बढ़ जा रही है। ठीक है, ये आपका कंडीशन है जब आपका जो बॉन्ड है वो एक्सोसाइक्लिक। एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड क्या होते हैं, जो रिंग के बाहर होते हैं। इसमें आप देख रहे हो कि वैल्यू जस्ट रिवर्स है, रिवर्स है। यस मैम। इसका रीजन बता सकते हैं? मैम सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड के साथ है, इसी सब तो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, एलिन के साथ एक्सो डबल बॉन्ड में। एलीन के साथ में एक्सो जुड़ा हुआ है, नहीं समझ में आया राहुल बेटा।
क्योंकि एलीन के साथ तो एलीन तो खुद ही एलीन है, उसके साथ तो एक्सो जी। कोई बात ही तो नहीं वो है। सारे वहाँ पे मैम जो कार्बन के साथ था, वहाँ पहले जो आप दिखा रहे थे उसमें सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ था, जबकि यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ है, इसीलिए इस दोनों का फ्रीक्वेंसी में अंतर आ रहा है। मैं समझ नहीं पा रही राहुल, और कौन बोलना चाह रहा है, और कोई बोलिए। मैम एक बार फिर से क्वेश्चन दोबारा रिपीट करिएगा। मैंने बोला कि अभी अभी आपने देखा कि इंडोसाइक्लिक के केस में जो आपका वैल्यू रिंग साइज डिक्रीज के साथ साथ में वैल्यू डिक्रीज कर रही थी, यहाँ पे देखिए जैसे जैसे रिंग छोटा हो रहा है आपकी वैल्यू बढ़ रही है। ड्यू टू आपने वहां पे देखा था ना, ये बात ये चीज नोटिस की थी ना कि अगर इंडोसाइक्लिक है तो जो रिंग साइज है जैसे जैसे घट रही थी वैसे वैसे वैल्यू आपकी घट रही थी, घट रही थी। यस मैम। यस मैम। यहाँ पे जब जब रिंग साइज छोटी हो रही तो वैल्यू घट रही है कि बढ़ रही है? बढ़ रही है। ठीक है, जी। तो इसका यहाँ डबल रीजन क्या बॉन्ड है? कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड के कारण ऐसा हो रहा है मैम। एस कैरेक्टर और मैम रिंग साइज छोटा हो रहा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रांग हो रहा है, तो वैल्यू ऑफ के इंक्रीज कर रहा है। और कौन बताना चाहेगा? मैम ये ना बॉन्ड एंगल पे शायद डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे जैसे रिंग साइज छोटी हो रही है तो बाहर वाला जो बॉन्ड एंगल है, मतलब जो डबल बॉन्ड जो अटैच है उधर का बॉन्ड एंगल बड़ा है और इधर वाला बॉन्ड एंगल छोटा है, तो इसकी वजह से रिंग स्ट्रेन हो रही है, इसकी वजह से इसका पीक वो मीन्स कि इसका पीक ज्यादा हो रहा है जो छोटा वाला बॉन्ड है, और जो बड़ा वाला है उसका मीन्स जैसे जैसे रिंग साइज बढ़ रही है वो पीक घटते जा रही है इसमें, क्योंकि अंदर का बॉन्ड एंगल कम है ठीक और है, एक्चुअली शामवी आपका आंसर ऑलमोस्ट सही है और रूपम का भी, दोनों को मिक्स कर देते हैं। ठीक है, मतलब एंगल रिक्वायरमेंट और पी कैरेक्टर मतलब एस कैरेक्टर दोनों को इंक्रीज कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, जब आपका एंगल रिक्वायरमेंट आप जैसे जैसे देख रहे हो आपका बढ़ रहा है और साथ में एस कैरेक्टर आपका क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। एस कैरेक्टर बढ़ेगा, आपको पता है एस कैरेक्टर बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। देखा है ना, sp3 sp2 sp में देखा है ना। यस मैम। ठीक है, तो ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एज इट इज, देखिए पाविया है, इन सबके डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यही क्वेश्चन उठा करके दे देगा, चाहे इसके पीछे के क्वेश्चन हो चाहे इसके बीच के हो। लाइक जैसे एनसीईआरटी होती है ना, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए ये है, तो इसके क्वेश्चंस डायरेक्ट एग्जाम में दे देता है, तो आप अच्छे से इसको पढ़िए, इसके क्वेश्चंस इसी पे। और इन सब पे तो मैंने बताया है ना, कम से कम इतनी चीजों पे जो आपका इंडोसाइक्लिक है, एक्सोसाइक्लिक है, बीच में रिंग फ्यूजन पे है, आपका एल्काइल ग्रुप बढ़ाने पे, इसमें कम से कम 10 क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हैं, मैंने देखे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आपने देखा कि वैल्यू आपकी एस कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है, जैसे आपने एसपीटी के लिए फोर्स कांस्टेंट बढ़ रहा है आपका, तो जो आपकी एब्जॉर्प्शन हो रही है फ्रीक्वेंसी की वो बढ़ रही है। अब सीएच बेंडिंग की बात अगर हम करें तो उस सीएच बेंडिंग में आपने देखा था आउट ऑफ प्लेन, आपने अभी तक पहले भी आउट ऑफ प्लेन की बात की है, लेकिन वो आउट ऑफ प्लेन आप देख नहीं पाए थे कि होता क्या है आउट ऑफ प्लेन। इस फिगर में देखिए दिख रहा है कि आउट ऑफ प्लेन मतलब क्या है, देख रहे हैं ना, सीएच आउट ऑफ प्लेन मतलब कि उस प्लेन से बाहर। और वैसे भी आपने बेंडिंग में अलग अलग तरीके के जो 4 बेंडिंग पड़ी है उसमें आउट ऑफ बेंडिंग एक मोशन है। ठीक है, उस मोशन को क्या कह सकते हैं, वेगिंग, हाँ वेगिंग और ट्विस्टिंग। अगर आपको याद है तो आपने 4 तरीके की बेंडिंग मोशंस देखे थे, है ना, जी मैम। स्टार्टिंग में जो 4 तरीके के बेंडिंग मोशंस आपने देखे थे उसमें आपकी जो वैल्यूज जो एक सीजरिंग टाइप की थी,
जो दोनों ये अपोजिट ये साइड से आ रही रीजिंग थी। थी, रॉकिंग थी, ट्विस्टिंग थी। हाँ, तो उसको एक बार देख लेंगे, ठीक है। उनकी वैल्यूज आपने देखी थी कि आपके जी जो मैम, सिमेट्रिक होता है उसके लिए तो ज्यादा होता है, जो मतलब ये जो 2853। स्ट्रेचिंग होती है उसके लिए ज्यादा होता है। मैं एक बार आपको दिखाना चाह रही थी फिर से वो चारों, ताकि आप अच्छे से रिलेट कर पाए। आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कीटोन, इन सब के बारे में भी आपको पढ़ना है ना। तो जब हम कीटोन पे पहुंचेंगे तो जो CO स्ट्रेचिंग को इफेक्ट करते हैं उनके बारे में हमें अलग से पढ़ना है। वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्लास है IR का, जिसमें कि आपके अलग अलग फ्रिक्वेंसी के बारे में बताता है। उसे पूरा आपके कार्बोनिल से लेकर के ईस्टर्स के बारे में पूरा बताया गया है, ठीक है। ओवरऑल मैं ये आपसे बोलूंगी कि आप पाविया की बुक को अच्छे से पढ़ डालिए, क्योंकि इसके ऑलमोस्ट अगर IR के क्वेश्चंस की आप बात करेंगे तो IR के क्वेश्चंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग, ये स्किप हो गया था ये पेज, तो फिर से मैंने इसको ओपन कर लिया है। होपफुली ये दिख रहा होगा आप लोगों को। तो ये आप वो 4 तरीके की बेंडिंग देख लेंगे, ठीक है, और इसको रिलेट कर लेंगे उससे कि कैसे आपका, जैसे सीजरिंग में एक साथ दोनों आ रहा था, वैगिंग में अलग जा रहा था, ठीक है। मोनो सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड जो होते हैं, मोनो सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड्स मतलब क्या होता है? मोनो सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड मतलब यहाँ पे दे दिया है विनाइल। दोनों डबल एक ही सब्स्टिट्यूएंट में एक ही एक एलिमेंट सब्स्टिट्यूएंट हो। हो, एक सब्स्टिट्यूएंट हो, जी कोई हाइड्रोजन हो सकता है, कोई अल्काइल ग्रुप हो सकती है, ठीक है। जी डबल बॉन्ड के जस्ट लगा हुआ जो ग्रुप होता है उसको विनाइलिक ग्रुप कहा जाता है, ठीक है। जो विनाइल ग्रुप होते हैं, आपने पहले भी पढ़ा है कि अगर उसमें अल्काइल सब्स्टिट्यूशंस हो विनाइल पे, तो आपका जो बेंडिंग वाइब्रेशंस है वो लगभग 910 के लगभग आती है अगर अल्काइल सब्स्टिट्यूशन होता है। इसके ओवरटोन्स भी आपको मिलते हैं। ये ओवरटोन्स एक दूसरे हम के रूप में स्पेक्ट्रम में दिखाई देते हैं। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अफेक्ट है तो वो रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से अफेक्ट करते हैं और हायर फ्रिक्वेंसी की तरफ उसको बढ़ा देते हैं। वैल्यू थोड़ी सी बढ़ करके 960 पे आ जाती है। यही अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है तो CO और CN जैसे वो आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके उसको हायर की फ्रिक्वेंसी की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर आउट ऑफ प्लेन वाइब्रेशन है मोनो सब्स्टिट्यूटेड स्ट्रक्चर का, तो कभी कभी हमको एब्सेंस ऑफ बैंड्स भी दिखाई देता है इसमें, ठीक है। ये लेकिन बेंडिंग वाइब्रेशंस आपके बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं होता है कि आप बेंडिंग वाइब्रेशन देख करके और एकदम से मॉलिक्यूल को डिटेक्ट कर लो स्ट्रक्चर उसका की है। इसीलिए हम जनरली जिसकी बात करते हैं वो स्ट्रेचिंग बॉन्ड की बात करते हैं, लेकिन बेंडिंग वाइब्रेशंस भी आपको ध्यान देना है। जैसे अगर डबल बॉन्ड है तो सिस ट्रांस, अगर 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड है तो सिस अरेंजमेंट अगर है आपका तो डबल बॉन्ड उसका स्ट्रॉन्ग बैंड देगा लगभग 700, जबकि ट्रांस बॉन्ड देगा वो 970। तो इसका जो डिफरेंस होता है, देख रहे हैं कितना ज्यादा, ऑलमोस्ट 270 पर सेंटीमीटर इनवर्स का डिफरेंस है, जो कि आपके आराम से एकदम दिख जाएगा। इसमें बहुत से असाइनमेंट्स भी दिए हुए हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो इससे रिलेटेड है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर सिस और ट्रांस है तो उस सिस और ट्रांस में आपका सिस की वैल्यू आएगी 700 पर सेंटीमीटर और ट्रांस डबल बॉन्ड वो एब्जॉर्ब करेगा आपका 970 पर सेंटीमीटर। ये बाकी चीजें मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि इंडिविजुअल चीजें आपको नहीं उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, लेकिन ये जो CH आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशंस हैं, एल्कीन्स जो सब्स्टिट्यूटेड है, उसके केस में आप इस तरीके से देख सकते हो एक टेबुलर फॉर्म में, जहाँ पे कि रिलेट करके बताया है कि आपका अगर सिस है और ट्रांस है, देखिए कहाँ पे आता है, किस डिफरेंस पे आता है।
एक की वैल्यू आपकी सिस के केस में देखिए 14 to 15 माइक्रोन पे चली जा रही है और ट्रांस की आपके अप्रोक्सीमेटली आपका 11.75 इस तरीके से आ रही है। मतलब जैसे आपने देखा कि अगर हम पर सेंटीमीटर इनवर्स की बात करें तो वैल्यू लगभग 700 पे जाती है सिस की और 960-70 पे जाती है ट्रांस की। उसी तरीके से अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड है तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड में आपकी जो वैल्यू है वो 900 और 960 के लगभग 1000 के लगभग आपने पढ़ा है अभी अभी। तो इसलिए मैं ये स्किप कर रही हूँ। 1 डाई सब्स्टिट्यूटेड में देखिए लगभग 880 के लगभग 70 के लगभग आता है। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड और टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड में आपका टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड में नहीं शो किया है क्योंकि नहीं एब्जॉर्ब होगा क्योंकि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड में आपका वैल्यू 800 के लगभग में आती है। एरोमेटिक रिंग्स में आपको पता है कि जो एल्कीन्स हैं उसकी वैल्यू sp2CH की स्ट्रेचिंग बस 3000 से ज्यादा पे आती है। ऐसे भी आपको पता है कि डबल बॉन्ड ये तो रेजोनेंस में है तो वैल्यू थोड़ी सी और ज्यादा होगी, लेकिन ऐसे भी आपके जो sp2CH होते हैं वो 3000 थोड़े से ज्यादा आते हैं। जो इनके बेंडिंग वाइब्रेशंस होते हैं आउट ऑफ प्लेन, बार बार मैं आउट ऑफ प्लेन यहाँ पे क्यों मेंशन किया है क्योंकि आपको पता है कि एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए। आपका जो एरोमेटिक प्रोटॉन्स आउट ऑफ प्लेन है उनकी वैल्यू आपकी बेंडिंग वाइब्रेशंस की आती है 900 to 690 per सेंटीमीटर। ठीक है, जो रिंग स्ट्रेच एब्जॉर्प्शन है आपका वो 1600 से 1475 दो में आते हैं। ओवरटोन्स बैंड को हम रिमेंबर नहीं करते हैं क्योंकि ओवरटोन्स जो बैंड होते हैं वो आपके एज शोल्डर आते हैं, ठीक है, साथ में आते हैं। तो एग्जाम्पल करेंगे, इससे फिगर देखने से आपको ज्यादा याद रहता है। अगर ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन लिया है तो देखिए दोनों डाई इथाइल सब्स्टिट्यूटेड है। वैल्यू आपकी sp2CH स्ट्रेच की वही है जहां पे आपने एल्कीन्स का पढ़ा था, sp3CH की भी वही है जहां आपने पढ़ा था। बस ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा आपका जिगजैग है, लेकिन अगर आप उसको ध्यान देते हैं, पता है, रिमेंबर है, तब तो ठीक है, नहीं तो आप उसको नॉइज समझ लेंगे। यहाँ पे बस एरोमेटिक सीसी स्ट्रेच हम देखेंगे, जो वैल्यू जैसे आपको अगर याद है कि आप सी डबल बॉन्ड सी का स्ट्रेच देखें तो वो थोड़ा सा शार्प आता है, लेकिन यहाँ पे एरोमेटिक प्रोटॉन्स हैं, सॉरी एरोमेटिक रिंग है, उस एरोमेटिक रिंग में 3 ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स आपके होते हैं, इसलिए जो वैल्यू है उसमें आपको लगभग ऑलमोस्ट जो पीक दिख रही है वो सिंगल से थोड़ी सी ज्यादा दिख रही है। जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड आउट ऑफ प्लेन है वो बहुत ही शार्प आपके ऑलमोस्ट दिख रही है, वैल्यू आपको 750 के लगभग में दिखाई देगी। ये आपको दिखाने का मतलब सिर्फ यही है कि आप थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए कि अगर ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड है और मेटा डाई सब्स्टिट्यूटेड है तो उसमें आप कहाँ से डिफरेंस कर सकते हैं। दोनों में देखिए वैल्यू आप कहाँ से डिफरेंस करेंगे, सिर्फ जो मेटा सब्स्टिट्यूटेड का आउट ऑफ प्लेन है वो आपको सिग्निफिकेंटली बताएगा, क्योंकि जो मेटा सब्स्टिट्यूटेड स्ट्रेचिंग होती है वो उतना ज्यादा आपका डिफरेंस नहीं शो करते हैं। क्या आप इन दोनों फिगर में डिफरेंस समझ में आ पा रहा है आपको? ये जो दो फिगर दिख रही है अभी, इन दो फिगर में आपको डिफरेंस समझ में आ पा रहा है? यस मैम। एक ऑर्थो है और एक मेटा है। देखिए जो ऑर्थो और मेटा सब्स्टिट्यूटेड आपका स्ट्रेचिंग आ रहा है वो तो आप उतना ज्यादा नहीं बता सकते, लेकिन जो आपका आउट ऑफ प्लेन ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड और मेटा सब्स्टिट्यूटेड उसमें आपके नंबर ऑफ पीक्स और शार्पनेस की वजह से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि जो मेटा है उसमें पीक आपकी ज्यादा आएगी और देख रहे हो शार्पनेस Yes. थोड़ी सी कम होगी। तो शार्पनेस यहाँ पे बहुत अच्छा, इंटेंसिटी यहाँ पे बहुत अच्छा डिफरेंशियल मार्कर नहीं है। यहाँ पे नंबर ऑफ पीक्स और शेप ये आपका डिफरेंशियल मार्कर की तरह वर्क करेगा, ठीक है। इसके साथ में अगर हम पैरा सब्स्टिट्यूटेड देखें तो पैरा सब्स्टिट्यूटेड में डिफरेंस आपको 1800 से 2000 के बीच में बहुत, जो भी पीक आपकी वहां पे बहुत छोटी छोटी सी आ रही थी, यहाँ पे आपकी वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा आती है।
पैरा सब्स्टिट्यूटेड आउट ऑफ प्लेन जो है वो आपके ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड के जैसा ही ऑलमोस्ट होता है। इस फिगर में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? मैंने अभी आपको 3 फिगर दिखाई, बेंजीन में, ऑर्थो, मेटा और पैरा। और पैरा का इन 3 में आपको जो वैल्यू आपने देखी वो कैसी देखी? आपको 2 पीक मेनली डिफरेंशिएट करना है। एक इस रीजन में, पैरा के केस में यही एक डिफरेंशियल मार्कर है। क्यों मैं ये कह रही हूं? क्योंकि आपको पता है कि ये जो पैरा सब्स्टिट्यूटेड आउट ऑफ प्लेन है ये ऑलमोस्ट आपका देखिए किस तरीके का है, जैसा कि आपका, सॉरी ये बढ़ गया है आगे, हाँ ये जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड आउट ऑफ प्लेन है, ठीक है, और पैरा सब्स्टिट्यूटेड आउट ऑफ प्लेन है, दोनों में सिमिलैरिटी आपको लग रही है? अगर दोनों स्पेक्ट्रा दे दिए जाए तो आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? जो 1800 से 2000 का रीजन है उसमें आपको ऑर्थो, मेटा, पैरा आराम से पता चल जाएगा। स्पेक्ट्रा को देखकर हो जाएगा, स्पेक्ट्रा को पता चलेगा, लेकिन किस रीजन को देख के पता चलेगा? यही 2000 से 1800 1800 से 2000 के केस जी। ये आप पैरा बता पाओगे, ऑर्थो, मेटा, पैरा अगर दिया जाए तो आपको इससे आपको पैरा पता चल जाएगा, और जो सब्स्टिट्यूटेड आउट ऑफ प्लेन है उसको देख करके आप मेटा बता पाओगे। ठीक है, मल्टीपल पीक्स आती है, लेकिन आपका बाकी जो दोनों को अगर आप देखोगे ऑर्थो, मतलब अगर ऑर्थो और मेटा का कंपेयर करोगे तो आपका सब्स्टिट्यूटेड आउट ऑफ प्लेन डिफरेंशियल मार्कर होगा, और अगर आप पैरा से कंपेयर करोगे तो आपका 1800 से 2000 रीजन जो है वो आपका डिफरेंशियल मार्कर होगा। तो हमें यहाँ पे ये ध्यान देना है कि वैल्यू, इसीलिए बार बार हर जगह पे ये चीज वैल्यू लिखी हुई है कि आपकी जो वैल्यूज हैं उनका रेंज है, वो रेंज आपका हो सकता है कि कोइंसाइड करे, लेकिन जो शार्पनेस और इंटेंसिटी है वो पीक की देख के आप अलग अलग बता रहे हैं। यहाँ पे मोनो सब्स्टिट्यूटेड एक आप देख लीजिए, मोनो सब्स्टिट्यूटेड अगर आपका बेंजीन है और एल्कीन है, उसमें जो आपका स्टायरिन है उसकी वैल्यू आप देखिए सीसी स्ट्रेच विनाइल। डिफरेंशियल मार्कर क्या है आपका? ये मैं बार बार आपको नोटिफाई कर रही हूँ, ये सारे जो एग्जाम्पल्स दिए हैं ये आपके एल्कीन्स, एल्काइन से थोड़े से अलग है ना, क्योंकि यहाँ पे एल्कीन के साथ साथ में एरोमेटिक कंपाउंड दिया है। तो जो स्टायरिन है आपका, ये डिफरेंशियल मार्कर होगा आपका ये वाली पिक है। साथ में जो 900 से 1000 के बीच में आ रही है, और मोनो सब्स्टिट्यूटेड आपने देखा अभी, और अभी आपने डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन देखा, ऑर्थो, मेटा, पैरा पे जो सब्स्टिट्यूटेड था, और यहाँ पे मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का जो सब ऑर्थो आउट ऑफ प्लेन है, बेंडिंग, वो देखिए। यहाँ पे आपका कोई भी CH3 स्ट्रेच नहीं है, यहाँ पे कुछ भी दिख रहा है आपका? अगर होता तो यहाँ पे आता, यहाँ तो कुछ भी नहीं है आपका CH3 स्ट्रेच पे CH, क्योंकि आपका कोई भी वैल्यू CH3 CH स्ट्रेच की नहीं है यहाँ। तो आपको ध्यान देना है कहाँ कहाँ पे, मोनो सब्स्टिट्यूटेड में भी इसके मल्टीपल पीक्स हैं, आउट ऑफ प्लेन में भी इसके मल्टीपल पीक है, ठीक है। सीसी स्ट्रेच जो है आपका वो कैसा है, साथ में आपका जो एरोमेटिक और स्ट्रेच है ये आपका नॉर्मल, ठीक है, जैसा कि सब में रहता है। ये हम एक एक करके मैं डिस्कस कर रही हूँ स्पेक्ट्रा, इसलिए क्योंकि आपको जब स्पेक्ट्रा मिलेगा तब थोड़ी सी हेसिटेशन कम होगी, क्योंकि अब आप देख रहे हो ना कि एक एक पीक, एक स्पेक्ट्रा है तो उसमें कहाँ कहाँ पे हम नोटिस कर सकते हैं क्या क्या चीज, ठीक है। तो आप जब ऐसे एक एक करके एग्जाम्पल देखोगे तो आपको जो
डिफरेंस वो करना है आपको, स्ट्रक्चर इलुसिडेशन कर रहे हैं, अगर आपको अननोन स्पेक्ट्रा भी दे दिया जाएगा तो आप एक एस्टिमेट कर पाओगे कि हाँ कहाँ पे कौन सी पीक है और किसकी वजह से वो पीक आ रही है। अब देखिए यहाँ पे कुछ बात दी हुई है कि आपको किसी किसी का रिलायबल स्पेक्ट्रा मिलेगा और किसी किसी का अनरिलायबल स्पेक्ट्रा मिलेगा। अब ये रिलायबल स्पेक्ट्रा और अनरिलायबल स्पेक्ट्रा क्या है, कौन बताएगा? ये रिलायबल और अनरिलायबल स्पेक्ट्रा की बात, ये कंपाउंड क्या दिया हुआ है? कोई आप लोग में से? रेस करिए हैं। कोई भी कभी ऐसे वर्ड सुना, रिलायबल इंटरप्रिटेशन और अनरिलायबल इंटरप्रिटेशन? मतलब क्या है इसका, रिलायबल इंटरप्रिटेशन और अनरिलायबल इंटरप्रिटेशन? इंटरप्रिटेशन मतलब पता है? Am I audible? यस मैम। ओके, इंटरप्रिटेशन मतलब क्या होता है? इंटरप्रिटेशन